हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो स्टेट पीसीएस के जनरल स्टडीज़ के मेंस की सीरीज़ में पेपर नंबर 1 में फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे। इस पार्ट में हम लोग इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग। अब जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के है, और ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये थीम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल जीएस के पेपर नहीं बल्कि एसए के पेपर के लिए भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसे हम लोग एक किसी न्यूज़ के फॉर्मेट में, डेटा के फॉर्मेट में हम लोग दिखा सकते हैं कि आखिर में क्या है। दूसरा, या तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि हिस्ट्री में वुमेन की क्या पोजीशन रही है और कैसे जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो डिक्लाइन किस तरीके से हुआ है। जैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड में हमें जो वुमेन की कंडीशन देखने को मिलती है वो इक्वल टू द स्टेटस ऑफ द मैन देखने को मिलती है। यहाँ पर इन्हें भी द्विज का अधिकार था, यानी एजुकेशन राइट्स थे। इसके अलावा इन्हें भी काम करने का अधिकार था, इन्हें भी अध्ययन मतलब कि स्टडीज़ का अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो धीरे धीरे इनकी पोजीशन डिक्लाइन होते जाती है। हमें कई सारे ऐसे संहिताज, कई सारे ऐसे हमें लिटरेचर्स में देखने को मिलता है जहाँ पर इस बात को ये कहा गया कि वुमेन जो है वो एक तरीके से कर्स होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यज्ञवल्क हो गया या फिर गार्गी संहिता हो गई, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग फिर आगे जब बढ़ते हैं, मौर्यन एज आ जाती है, फिर लेटर पार्ट ऑफ द जो हमारी एंशंट हिस्ट्री है वहाँ पर हमें वुमेन की पोजीशन या वुमेन का जो स्टेटस है वो डिक्लाइनिंग नेचर का ही देखने को मिल जाता है। सो या तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सोशल प्रॉब्लम के तौर पर भी दिखा सकते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अ मेजर पब्लिक प्रॉब्लम इन द कंट्री। रिसेंटली अ स्टीडी इंक्रीज इन इज बीइंग सीन इन द नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली सीरियस केसेस लाइक गैंगरेप एटसेट्रा। तो आप दोनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से यू कैन स्टार्ट विद योर आंसर। आप अपने इंट्रोडक्शन को इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। फिर इसके बाद से आप ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो हमें दो तरीके का देखने को मिल जाता है। एक देखने को मिलता है जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है, दूसरा है जो हमारा क्रिमिनल वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस हो गया, डावरी का केस हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ का केस हो गया, मैरिटल रेप का केस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्रिमिनल में इसी तरीके से रेप, किडनैपिंग, मर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पर कुछ यहाँ डेटा दिया गया है। इस डेटा को तो एनीवे आप लोगों को याद कर लीजिएगा। एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से 3.29 लाख केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये 2015 में रजिस्टर की गई थी। ये बढ़ करके 3.38 लाख केसेस हो गए 2016 में। फिर उसके बाद से 3.6 लाख केसेस 2017 और फिर उसके बाद से 3.7 लाख केसेस ये हमें 2020 में रजिस्टर होते हुए देखने को मिल जाती है। ये फिगर और ज़्यादा बढ़ती है, 4,28,000 के आसपास हो जाती है 2021 के दौरान में। एंड 31.8% इसमें से जो केसेस आए हैं वो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ही आए हैं। तो ये जो हमारे पास में कैटेगरी है, ये जो हमारे पास में डेटा है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये हमारे लिए एनीवे एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगा। आखिर में क्या क्या रीजंस है इस वायलेंस के लिए? पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। पैट्रियार्कल माइंडसेट हो गया, प्लस जो अभी आज की डेट में वुमेन की एम्पावरमेंट हो रही है, जो बढ़ती स्थिति है, कहीं ना कहीं दिस इज डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग अ कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स। तो लैक ऑफ जेंडर अवेयरनेस हो गई, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली कंपेयर टू मैन हो गया। सोसाइटल टैसिट अप्रूवल ऑफ सेक्सुअल वायलेंस हो गई, वल्नरेबल टू सेक्युलर वायलेंस ड्यू टू excessive dependence on men, lack of efficient implementation of laws, stereotype related to gender roles। ये कुछ यहाँ पर मेजर कॉजेज़ हैं। इसके अलावा और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहीं ना कहीं अब हमें देखने को मिल रहा है कि अब जो एक्सट्रीम नेचर ऑफ मेल है फीमेल के प्रति, अगर वो कंपटीशन हो रही है तो चलो ठीक है, एक होता है कि आप मेंटली उसे हरा दीजिए, फिजिकली हरा दीजिए, लेकिन मेंटली अगर आप उसे अगर टॉर्चर करना चाहते हैं देन देयर इज़ अ केस ऑफ वायलेंस। ये होना क्राइम का केस हो जाता है। सो मेंटल टॉर्चर भी एक तरीके का हमें वायलेंस देखने को मिल जाती है। सो क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं? कई तरीके के मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि सेफ्टी ऑफ वुमेन को लेकर के, चाहे वो ऑफिस में हो, यानी कि जो सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल वायलेंस का जो केस होता है हमें ऑफिशियल जो एक्टिविटी होती है ऑफिस में होती है। इसके अलावा जो हमारे पास शारदा एक्ट है बेसिकली, उसको हम लोगों को मेंशन करना होगा। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन शुड बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। और इसके लिए अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि
सरकार ने लेजिस्लेचर में भी 1/3%, मतलब कि 1/3 का मतलब 33% रिजर्वेशन कर दिया गया है वुमेन का लेजिस्लेचर में भी। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन दैट रेज वॉइस अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन शुड बी स्ट्रेंथन। अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशंस, अब ऑफिसर्स और इंक्रीज़ करने चाहिए। जैसे अब देखते हैं हम लोग कि पिंक पुलिस होती है, इसके अलावा पिंक पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये वुमेन ओरिएंटेड या जेंडर ओरिएंटेड अब हमारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे वो हमारी वर्क हो या फिर हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो। कृषि फैसिलिटीज़ अब धीरे धीरे डेवलप की जा रही हैं। मतलब इट वाज रियली अ शेम, एयरपोर्ट पे स्मोकिंग जोन होते थे लेकिन कृषि जोन नहीं होते थे। तो अब धीरे धीरे हर एक ऑफिस में भी कृषि फैसिलिटीज़, कृषि जोन वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजन फॉर सम इंपॉर्टेंट लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन विच रेप हैज़ बीन कंसिडर्ड अ वेरी हीनियस सेक्शन अंडर 376 ऑफ IPC। तो ये पार्ट हम लोग इस तरीके से यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और ये फ्लो चार्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ये जो हम लोगों ने नेचर ऑफ वायलेंस के बारे में बात किया है इसी को लेकर के। फिर इसके बाद से स्टैट्स को हम लोगों को दिखाना है। इस स्टैट्स को हम लोग टेबल के फॉर्मेट में बना करके भी दिखा सकते हैं, और फिर अपने आंसर को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि ओशियंस आर स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्स, राइट अ शॉर्ट नोट। ये बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये लैंडफॉर्म्स हमारे पास में जिस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट पे होते हैं, सेम वैसे ही यही लैंडफॉर्म हमें ओशियन में भी देखने को मिल जाते हैं। लैंडफॉर्म ओशियन पे विजिबल है, लेकिन जो ओशियन है यहाँ पर हैरी हेस ने अल्टीमेटली अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के फॉर्मेट में ये कहा था कि ओशियंस में भी लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। और चूँकि यहाँ पर लैंडफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज भी हमें देखने को मिलेंगे। और चूँकि ओशियन 70% ऑफ द पूरा अर्थ हमें देखने को मिलता है, तो रिसोर्स भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। एंड दैट इज़ वाई अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड कि जो हमारा ओशियन है वो एक स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्स है। तो हम लोग इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। उससे पहले हमें जोन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेना चाहिए। तो जोन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास ओशियन में बेसिकली 2 जोन होते हैं। एक जोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा नैरेटिक जोन, और दूसरी जोन होती है जो हम लोगों की बेंथिक जोन होती है। जो हमारा नैरेटिक जोन होती है, यहाँ पर 2 तरीके के लेयर्स होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिटोरल लेयर, और दूसरी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सब लिटोरल लेयर। जो बेंथिक जोन होती है, यहाँ पर हमारे पास में पेलाजिक डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, पेलाजिक डिपॉजिट्स। अब ये हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम लोग लिटोरल सब लिटोरल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पोटेशियम, सैंड, लाइमस्टोन, जिप्सम, मैग्नीज नोड्यूल्स, और फिर जब हम पेलाजिक डिपॉजिट्स में आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर मैग्नीज नोड्यूल्स, गोल्ड एंड डायमंड, और साथ ही साथ में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग ये कहेंगे, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड मोल्टेन आयरन सैंक टू इट्स सेंटर टू मेक द कोर, इट टुक विद इट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, और साथ ही साथ में जो डायमंड है, ये सभी भी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं, ये जो जोन वाला पार्ट है इसे हम लोग फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड। तो सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री। यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं दिखाना है कि सॉइल प्रोफाइल क्या है, हमें ये दिखाना है कि सॉइल प्रोफाइल जो है वो एग्रीकल्चर के साथ में कैसे ये इंटर रिलेटेड है और क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सॉइल प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि जो सॉइल प्रोफाइल हमारी है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है कि हमारे पास ऊपर में ये ओ होराइजन होती है, जिसे हम लोग टॉप सॉइल या फिर हमारा ह्यूमस वाला पार्ट बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट होता है। इसके अलावा हमें ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर और फिर हमारा बेडरॉक लेयर देखने को मिल जाता है। तो आप इस तरीके से एक ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है, और अब इसके बारे में हम लोगों को लिख देना है कि सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल। इस ऑर्गेनिक मिनरल में हमें प्राइमरली ह्यूमस देखने को मिलता है, और ये ऑर्गेनिक एलिमेंट होता है। हमारा टॉप लेवल ऑर्गेनिक होता है, बाकी जितने भी पार्ट होते हैं ये सारे हमें इनऑर्गेनिक फॉर्मेट में
देखने को मिल जाते हैं, ये इनऑर्गेनिक है। तो सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल है जो कि अलग अलग लेयर्स या अलग अलग हॉराइजन्स के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पर जो हमें मटेरियल देखने को मिलते हैं इसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट और अलग अलग लेयर्स में, जहाँ पर हम लोग उसके कलर, उसके टेक्सचर, उसके साइज़, उसकी ग्रेन, इन सब के फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल में अगर देखें तो वी हैव सेवरल कैटेगरीज, और इस कैटेगरी में सबसे ऊपर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ओ होराइजन। ओ होराइजन में प्राइमरली हमारे पास में ह्यूमस होता है, जिसे जो ड्राई लीव्स या ग्रासेस या डेड लीव्स या स्मॉल रॉक इन सब के फॉर्मेट में बना होता है, जो कि ऑर्गेनिक नेचर का ही मेन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे पास होती है जो ए होराइजन होती है, टॉप लेयर। इस टॉप लेयर में हमें बड़े बड़े जो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। दिस लेयर इज रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल ऑल्सो नोन एज ह्यूमस लेयर। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज डिकम्पोज्ड मिनरल। टॉप लेयर इज सॉफ्ट एंड पोरस टू होल्ड इनफ वाटर एंड एयर। यहाँ पर सीड जर्मिनेशन हमें देखने को मिलती है। तो नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी होते हैं जैसे अर्थवर्म, फंजाई, ये भी हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट लेयर हमारे पास होती है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स लीच करते हैं, ओ लेयर से ए लेयर। यहाँ पर बेसिकली हमें इलुविएशन देखने को मिलती है। दिस इज इलुविएशन, प्रोसेस ऑफ इलुविएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ लीच कर जाते हैं, नीचे की ओर में आ जाते हैं। नॉर्मली ये फॉरेस्ट एरिया जो होती है वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा बी होराइजन। ये जो बी होराइजन होती है जस्ट टॉप लेयर के नीचे होती है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, मेटल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर हमारे पास सी लेयर होती है जिसे हम लोग सैफ्रोलाइट भी बोलते हैं। यहाँ पर मेनली इनऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है। नॉर्मली यहाँ पर जियोलॉजिकल प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेयर होती है जहाँ पर कॉम्पैक्शन के बाद में हमारे पास ग्रेनाइट, बसाल्ट, लाइमस्टोन, इन सब चीज़ों को देखने को मिल जाता है। फिर हमारे पास होता है कि आखिर में सॉइल मॉइस्चर। व्हाट इज़ दिस सॉइल मॉइस्चर? ये तो हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा सॉइल प्रोफाइल क्या चीज़ होती है। तो सॉइल प्रोफाइल के बाद अब हमारे पास आता है सॉइल मॉइस्चर। तो जो भी वाटर वेपर हमारे सॉइल में मौजूद होता है इसे हम लोग सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं। सो वाटर इन द सॉइल इज रिफर्ड टू एज अ सॉइल मॉइस्चर। वाटर एब्जॉर्प्शन इन द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। ये हमारे पास में जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं ये परकुलेशन के फॉर्मेट में, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के फॉर्मेट में और पेनिट्रेशन के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर पानी पहुँचता हुआ देखने को मिल जाता है। दिस इज़ वर्टिकली गोइंग डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर में जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर वाटर टेबल के फॉर्मेट में या वाटर के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर को लिए मतलब क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो एक होता है जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, जो ग्रेविटी के कारण से पहुँचा हुआ है। हाइग्रोस्कोपिक होता है जो प्लांट के फॉर्मेट में नीचे परकुलेट करके पहुंचा हुआ है। केमिकली कंबाइंड वाटर होती है जो केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनी होती है। और इसके अलावा एक हमारे पास में इलुविएशन प्रोसेस के थ्रू भी बना होता है जिसे हम लोग कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। लास्ट में हमारे पास एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब ये जो हमारे पास में सॉइल मॉइस्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं जो क्रॉप की ईल्ड है, ये डिटरमाइन करते हैं सॉइल का टेम्परेचर क्या है। दिस ऑल्सो एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में भी। अब इस सॉइल मॉइस्चर को मेज़र करने के लिए हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे टेंशियोमीटर हो गया, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ब्लॉक हो गया, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो हम लोगों ने पूरा बात कर लिया कि आखिर में हमारे पास सॉइल क्या होती है, सॉइल मॉइस्चर क्या होती है और सॉइल का मॉइस्चर का हम मेज़रमेंट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो सॉइल प्रोफाइल होती है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर को लेकर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को सॉइल प्रोफाइल के बारे में ही बात करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में कि सॉइल प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि सॉइल प्रोफाइल में जो हमारी सॉइल होती है वो अलग अलग तरीके की जो होती है वो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट का मतलब जैसे एक होती है जो डेवलप्ड सॉइल होती है जहाँ पर हमारे जो सॉइल के हॉराइजन्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जोनल सॉइल। दूसरी होती है जो डेवलप नहीं हुई रहती है, इसे हम लोग बोलते हैं ए जोनल सॉइल। तो जो हमारे पास में डेवलप्ड सॉइल होती हैं, रेड एंड येलो सॉइल या तमाम तरीके की सॉइल्स होती हैं, वहाँ पर हमारे पास में जो एग्रीकल्चर होती है वो हमारी सैचुरेटेड फॉर्मेट में देखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर ए जोनल सॉइल है तो ए जोनल सॉइल में हमें ज़्यादा फर्टिलिटी देखने को मिल जाती है क्योंकि ये नई सॉइल है, अभी अनडेवलप्ड है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मॉइस्चर होगा। और इसी वजह से दिस सॉइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव, ये हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर हम लोग एक इंडिया का मैप बना करके दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें जोनल, कहाँ कहाँ पर ए जोनल सॉइल बनती है। और ये जो ए जोनल सॉइल है जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
और सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आते हैं तो वहाँ पर हम लोग ये दिखाएंगे कि हमारे पास जो सॉइल प्रोफाइल है वो डेवलप्ड तो मिल रही है, लेकिन यहाँ जो बेडरॉक है वो काफ़ी ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए जो सॉइल के अंदर में वाटर कंजर्वेशन मतलब एक्टिविटी होती है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर रिटेंशन पावर होती है, ये वाटर रिटेंशन पावर यहाँ पर रहती नहीं है, पानी परकुलेट करके चला जाता है और समुद्र में चला जाता है। और इस वजह से बोल सकते हैं इसके अंदर में वाटर, यहाँ पर पानी तो बहुत बरसता है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पर हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से यहाँ पर टेरेस बेसिस खेती की जाती है, जहाँ पर हम लोग जितने भी ह्यूमिड एरिया के क्रॉप वगैरह होते हैं, जैसे टी हो गया, इन सबको हम लोग यहाँ पर उगा लेते हैं। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में इसी तरीके से हम लोग फिर बात कर सकते हैं। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि द सेम प्रॉब्लम जो नॉर्थ ईस्ट में होती है वही यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी जो हमारा बेडरॉक होता है वो काफ़ी ऊपर देखने को मिल जाता है, और इस वजह से यहाँ पर भी पानी जो वाटर रिटेंशन है वो नहीं हो पाती है। फिर हम लोग दिखाएंगे जो हमारा ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, महाराष्ट्र गुजरात वाला, यहाँ पर हम लोग ये दिखाएंगे दिस सॉइल, मतलब इस सॉइल में वाटर रिटेंशन पावर तो होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा देर तक के लिए नहीं होती है, बहुत तेज़ी से ये ड्राई भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये इलाका जब पानी रहेगा तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है, जैसे शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सॉइल प्रोफाइल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यही सॉइल को न्यूट्रिएंट देता है और साथ ही साथ में सॉइल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उन सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आती है, थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी इन साउथ एशिया। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीटेडली आता रहता है। तो हम लोग यहाँ पर एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ही पूरा डिस्कस कर ले रहे हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी के बारे में। तो एक रिपोर्ट है द शैडो ऑफ रिफ्यूजी, रोहिंग्या रिफ्यूजी इन इंडिया। यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि रोहिंग्या रिफ्यूजी की इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है आज़ादी प्रोजेक्ट के द्वारा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एनपीओ या फिर बोल सकते हैं एनजीओ टाइप की चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। क्या है आखिर में ये रोहिंग्या क्राइसिस? रोहिंग्या क्राइसिस बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया, इन तीनों का हमें एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। नॉर्मली हमें देखने को मिलता था कि जो रोहिंग्या मुस्लिम थे ये बांग्लादेश के थे, और बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर एरिया पे जो अराकान योमा माउंटेन है उधर ये लोग रहते थे। फिर उसके बाद से म्यांमार में बुद्धिज़्म के कारण से इन लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई, और आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से इन लोगों को एक वाइट कार्ड दिया गया जो इनके पहचान करने के लिए था कि ये लोग रोहिंग्या मुस्लिम हैं। अब चूंकि इन रोहिंग्या मुस्लिम के पास में न तो कोई बांग्लादेश की सिटीजनशिप रह गई और न ही म्यांमार की सिटीजनशिप रह गई, क्योंकि बांग्लादेश वालों ने बोला कि वो माइग्रेटेड हो गए हैं म्यांमार में, और म्यांमार के लोगों का कहना था वी आर द बुद्धिस्ट नेशन, यहाँ पर मुस्लिम जो होता है उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, और ये लोग तो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से आए हुए हैं। थक हार करके अल्टीमेटली जो रोहिंग्या पीपल हैं ये लोग इंडिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ये एक सेफ लोकेशन मिली, और फिर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के जरिए इंडिया के अलग अलग पार्ट में लोग जा करके बिखर गए, और इस तरीके से इंडिया में एक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। चूँकि इन लोगों में गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए ये इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा लग गए, और इस वजह से इंडिया में फिर इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और ये इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इसी वजह से यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि ये लोग मतलब इलीगल माइग्रेंट के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर बसते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ये पूरी प्रॉब्लम है हमारी रोहिंग्या क्राइसिस की। सो रोहिंग्या पीपल, अब ये तो हो गया एक पर्सपेक्टिव, लेकिन रोहिंग्या लोगों की तरफ से अगर आप देखेंगे, ह्यूमैनिटी की तरफ से अगर आप देखेंगे, तो वो एक ऐसे लोग हैं जहाँ पर उनको किसी तरीके की सेफ लोकेशन, कोई उनका देश है ही नहीं, किसी भी देश ने उन लोगों को अपना नहीं माना, बांग्लादेश ने नहीं माना, म्यांमार ने नहीं माना, तो वो लोग एक सेफ लोकेशन की तलाश में वो लोग इंडिया की तरफ आ गए। तो वो भी एक तरीके से इनसिक्योर पीपल हैं, और इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में बदलने के लिए दे आर लुकिंग फॉर सम सेफ लोकेशन, और इंडिया उन्हें काफ़ी सेफ, डेवलपिंग और बढ़ता हुआ नेशन के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। एक तरफ जहाँ जिन देशों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, कोई भी बंदा चाहेगा कि एक ऐसे एरिया में पहुँचो जहाँ पर हमें एक अच्छे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स देखने को मिले। अब वो चाहे मतलब डंकी प्रोसेस के थ्रू जो देश, बाकी देश हैं वो अमेरिका की तरफ जो पहुंच जाते हैं लोग इलीगल इमिग्रेंट के फॉर्मेट में, या रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में ही देखें तो ये लोग इंडिया में आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, और इन लोगों के द्वारा कई तरीके के वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन ये सब सफ़र किए गए थे, जैसा कि म्यांमार में हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया। सो रोहिंग्या को कभी भी एथनिक ग्रुप के तौर पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है,
और इस वजह से वो एक स्टेटलेस पॉपुलेशन के तौर पर हमें देखने को मिल जाते हैं और इधर उधर भटकते हुए ये हमें देखने को मिल जाते हैं। 1990s में दे आर सक्सेसिवली, मतलब यहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई और अल्टीमेटली ये जो है धीरे धीरे इंडिया में घुसने शुरू हो गए। क्या कंसर्न्स है आखिर में? कंसर्न रिलेटेड टू रोहिंग्या। एक तो पहली बात कि डिनाइड एग्जिट परमिशन फॉर रीसेटलमेंट, और उसके बाद से इंडिया में जो है इन लोगों को किसी तरह, अब सीधी सी बात है, इनके पास अगर पासपोर्ट नहीं रहेगा, अगर इनके पास में पासपोर्ट नहीं है तो कैसे वीज़ा लेकर के लीगल एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, स्टिग्मेटिज्म एंड एंट्री रिफ्यूजी सेंटिमेंट को लेकर के इंडिया ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। फिर उसके बाद से रोहिंग्या भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी लीगल माइग्रेंट के तौर पे, तो कहीं ना कहीं इंडिया इज़ गोइंग टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम और इस वजह से हम लोग इनको भी डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सो फियर ऑफ डिपोर्टेशन भी रहती है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह भी जो है वो फ्रेम में आ जाती हैं। लेकिन ये फ्रेम में केवल इंडिया के लिए ही क्यों आए, बल्कि यहाँ पर तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को मिल करके आना चाहिए। सो यहाँ पर रिकमेंडेशन कई तरीके की दी जाती है, जैसे फॉर्मल लॉज एंड डोमेस्टिक लॉज को लेकर के। इसके अलावा जो हमारी UNHRC है, ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको भी आगे आना होगा और फिर इन लोगों के लिए हमें काम करना पड़ेगा, असाइलम सीकर्स के लिए काम करना पड़ेगा। UN एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग रिफ्यूजी वर्ल्ड वाइड, और ये रिफ्यूजी, असाइलम सीकर्स, इन लोगों के राइट, इन लोगों के जो बेसिक ह्यूमैनिटी है, इन लोगों की तरफ ये काम करती है। सो क्या रीज़न हो सकता है इंडिया को, मतलब 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन को ये साइन नहीं करने के पीछे? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इश्यूज़ ऑफ रिफ्यूजी डेफिनीशन यहाँ पर जो है क्लियर नहीं है। इसके अलावा सॉवरेंटी कंसर्न देखने को मिलता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास भी हैं और रीजनल डायनामिक्स भी हमें देखने को मिल जाती है। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा इंटरनल प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाना चाहेंगे। करंट लेजिस्लेशन क्या है? करंट लेजिस्लेशन फॉरेन एक्ट 1946 का है, पासपोर्ट एक्ट 1920 का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939 का और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। अभी रिसेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का भी पास किया गया है, जिसके बेसिस पर इन लोगों को कैसे बाहर निकालना है इसके बारे में प्रोविज़न किए गए हैं। सो ये हम लोगों ने पूरा बात कर लिया रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर के, व्हाट इज़ द रोहिंग्या क्राइसिस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अंत में कंक्लूड करते हुए हम लोगों को यही लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ द प्रॉब्लम इज़ द, यू कैन से कि ए कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो तीनों पार्टी को मिलकर के आना पड़ेगा एक साथ और फिर अल्टीमेटली इसके सोल्यूशन की तरफ हमें देखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये जो हमारा 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप, इट सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड फ्रॉम द मिनिकॉय आइलैंड, बोथ ऑफ विच आर टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? पहला स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो यही है कि यहाँ पर मैरीटाइम नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, मतलब कह सकते हैं कि जो वेस्ट के साथ में जो ट्रेड होती है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में जो ट्रेड होती है, वो इसी के थ्रू हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसकी लोकेशन अपने आप में काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, डिफेंसिव सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी यहाँ पर किए जाते हैं। कई सारे जो ग्रुपिंग्स हैं, जैसे हम लोग देखें अगर क्वाड की ग्रुपिंग हो गई या फिर गरुड़ ध्वज हो गया, तमाम इस तरीके के हमें जितने भी इंटरनेशनल कोऑपरेशंस देखने को मिल जाते हैं, मिलिट्री एक्शंस देखने को मिल जाते हैं, वो सब हमें इस एरिया में देखने को मिल जाते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया जो क्वेश्चंस थे। आज के क्वेश्चन हम लोगों ने प्राइमरली जो डिस्कस किए हैं वो सोसाइटी और ज्योग्राफी के डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, और ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इन PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वुड बी अ इफेक्टिव मेजर फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा अपना मेंस का आंसर लिख करके ले करके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।